एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले इस साल विधानसभा चुनाव को लेकर किसकी सरकार बनने जा रही है और किन मुद्दों के साथ इस बार पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी और वो कहीं न कहीं वोटों को लुभाने में कामयाब भी रहेगी। और क्या 18 से 23 तारीख तक जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, क्या उसमें वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है, तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे खास हमारा चुनाव विश्लेषक अजीत शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। अजीत शुक्ला जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, ऐसा आपको लगता है? ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश अपने आप में कई प्रदेश हैं। बघेलखंड है, भोपाल है, चंबल है, भोपाल रीजन है, महाकौशल है, मालवा है, निमाड़ है। तो हर जगह का अलग अलग वोटिंग पैटर्न है। जैसे अगर बघेलखंड और चंबल में देखा जाए तो वहां पे एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है, जबकि भोपाल में जो है वो बीजेपी की स्थिति मजबूत है, जबकि मालवा और निमाड़ में कांटे की टक्कर है जी। तो अगर बात करें तो एक तरह से थोड़ा हल्का सा एज जो है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस को है, लेकिन फाइट कांटे की है। ये जैसे जैसे इलेक्शन आगे चढ़ेगा वो देखना पड़ेगा कि जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसका कितना असर होता है। हालांकि 20 साल का सरकार है, लगभग बीच में 2 साल के 1.5 साल के आसपास जो है वो कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन लगातार जो है वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह से चीजें होती हैं, क्योंकि इतना जल्दी ये कैंडिडेट्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो कैंडिडेट के खिलाफ जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ, चाहे वो आप छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों जगहों पे विधायकों के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में अभी थोड़ा सा आगे है कांग्रेस, लेकिन आगे इलेक्शन चलता है जब मोदी की सभाएं होती हैं और जब आगे जो योजनाएं जो घोषणा कर रहे हैं दोनों पार्टियां करेंगी तो क्या असर पड़ता है आम जनता में, कैसे रिएक्ट करती है। जी अजीत शुक्ला जी, अगर हम दोनों ही राज्यों के कई चुनावी मुद्दों की बात करें तो इस बार ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको जनता कहीं न कहीं एक्टिव तरीके से लेगी और कहीं न कहीं वोट में तब्दील करने में दोनों ही पार्टियां कामयाब रहेगी? देखिए, जो लोक लुभावन योजनाएं जो इधर रिसेंट में फैशन बन चुका है, रिसेंट हिस्ट्री में देखा जाए तो फैशन बन चुका है। कौन सी पार्टी जो है योजनाएं जो दे रही है और उसको लागू कर रही है उसकी तत्परता कैसी है जी, इस पे निर्भर करता है। दोनों जगहों पे आप देखिए आजकल हर सरकार गारंटी और योजनाएं दे रही है। जैसे कांग्रेस अगर गारंटी दे रही है तो भाजपा जो है वचन पत्र दे रही है जी। तो वो दोनों में जो उनको अच्छा लगेगा, आम जनता को जो अच्छा लगेगा, दोनों जगहों पे जो है वो उसका असर पड़ेगा। लेकिन दोनों जगहों पे आज कमोवेश जो है थोड़ा कांग्रेस आगे दिख रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मध्य प्रदेश में 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ, जबकि जो है वो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया जो फीलिंग्स है उसको क्रिएट किया है भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल का शासनकाल में कोई बहुत बड़ा जो है वो आंदोलन विपक्ष ने नहीं खड़ा किया। हालांकि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है छत्तीसगढ़ में भी। अगर कैंडिडेचर के आधार पे बीजेपी अगर मजबूती से लड़ती है तो अच्छी फाइट देगी, लेकिन वहां पिछले 10 सालों में पिछले 5 सालों में ये देखा गया है कि कोई बहुत बड़ा जो है वो अपोजिशन ने कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ भी 3 रीजन्स में मोटे तौर पे बटा हुआ है। एक नॉर्थ सरगुजा वाला इलाका है, थोड़ा ट्राइबल एरिया है, और बस्तर वाला इलाका है जो ट्राइबल एरिया है, और बीच का सेंट्रल वाला इलाका है जी। तो वहां पे लमसम जो है लगभग 38 से 42% के आसपास ओबीसी है और लगभग 12 से 14% जो है वो जो है दलित हैं, जिसमें सतनामी ज्यादा है, और ट्राइबल्स है 34% के आसपास। और वहां पे मुस्लिम बहुत ज्यादा नहीं है, 2% के आसपास हैं, और उसके बाद बाकी यूसीएच अपर क्लास हिंदू जनरल कास्ट जो होते हैं वो है।
हालांकि वहां बहुत ज्यादा कास्ट का मतलब नहीं रहा है और लगभग जो है एक अच्छे लंबे समय से जब अजीत जोगी के बाद जो है लंबे समय तक जो है भाजपा ने ही राज किया है, वहां पे रमन सिंह की अच्छी सरकार चली है और लगातार जो है, लेकिन पिछले इलेक्शन में जो है बहुत बड़े मार्जिन से जो है कांग्रेस जीती जी और 60 से ऊपर सीटें लाई। बीजेपी जो है रिस्ट्रिक्ट हो गई 15 सीटों पर। तो उसके बाद कोई लीडरशिप अपोजिशन में जो है वो मजबूत तरीके से उभर कर और कोई आंदोलन नहीं हुआ सरकार के खिलाफ। और जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं क्षेत्र में वो तो है ही, ऐसा नहीं है कि सब चीज खत्म हो चुका है, लेकिन कमोवेश जो है भूपेश बघेल ने एक अच्छा शासन सत्ता दिया है, तो उसके प्रो इनकम्बेंसी वहां दिख रहा है अभी करंट में। राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की डेट में अगर हम करंट बात कर रहे हैं तो वहां पे एक प्रो इनकम्बेंसी दिख रहा है, जिसकी वजह से जो है वो फिर से रिपीट करने की संभावनाएं ज्यादा है। जी मैं आपकी बात को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। जैसा आपने कहा मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो वहीं उसके उलट अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे कहेंगे प्रो इनकम्बेंसी है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि आने वाले दोनों राज्यों में चुनाव जो होने हैं उसमें कहीं न कहीं टिकटों के वितरण को लेकर जो उम्मीदवार होंगे, क्या उस पर भी कहीं न कहीं ये दारोमदार रहेगा कि एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी कहीं न कहीं? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है टिकट वितरण की, क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कास्ट डायनेमिक्स को देख के किया जाता है और क्षेत्र के स्थिति रीजनल चीजों को देख के किया जाता है। तो अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ब्लंडर होता है अगर कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस के लगभग जो है 20 से 25 एमएलए का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, तो अगर वो उस तरह से अगर सेम स्थिति में लड़ते हैं, अगर रिपीट नहीं करते, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि लोग इलेक्शनियरिंग करते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं, तो वो अपने स्तर पे भी प्राइवेटली सर्वे करवाते हैं और देखते हैं कि कौन जीतने लायक है कौन नहीं है, उसके आधार पे टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो दोनों स्टेट्स में टिकट का वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। है, मैं एंटी इनकम्बेंसी बोल रहा हूँ, विधायकों के खिलाफ है। शिवराज सिंह चौहान की इमेज बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है। शिवराज सिंह चौहान एज ए सीएम उनकी रेटिंग अच्छी है। आप कोई भी अगर सर्वे जितने भी आते हैं उसको देखिएगा तो शिवराज सिंह, उसके बाद फिर मोदी जी कैसे उनका उपयोग कर पाते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये देखना पड़ेगा। अगर बेहतर उपयोग उनका कर पाते, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता आज भी जस की तस है और सबसे लोकप्रिय नेता है भारत के, तो उनका देखना पड़ेगा कि वो कैसे चीजों को रखते हैं और कैसे उपयोग करती है पार्टी उनके लोकप्रियता की। इससे ये निर्णायक होगा कि क्या स्थितियां बनती हैं। अभी कमोवेश जो है, जो सर्वे आ रहे हैं या जो हम लोग देखते हैं उसमें थोड़ा आगे है दोनों जगहों पे कांग्रेस, लेकिन अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा करती है या कांग्रेस से कोई ब्लंडर हो जाता है तो स्थितियां चेंज भी हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि राजनीति में कोई भी चीज संभव होता है, असंभव नहीं होता है। जी अजय शुक्ला जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है। आज से लेकर के 23 तारीख तक एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है। इसमें कहीं न कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी मानना है कि इस बार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का जो एक पोर्टफोलियो है वो शायद भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार लेकर आने वाली है। तो क्या ऐसी स्थिति अगर बनती है तो इसका सीधा बेनिफिट बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा, और नहीं होगा तो कितना नुकसान इसकी वजह से बीजेपी को हो सकता है, ऐसा आप देखते हैं? ऐसा ये कोई, देखिए, पहली चीज तो मैं व्यक्तिगत तौर पे वन नेशन वन इलेक्शन को व्यक्तिगत तौर पे खारिज करता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। कहीं पे किसी वजह से सरकारें गिरती हैं, फिर वो आगे बन जाता है, मध्यावधि चुनाव होते हैं। पहले जब भारत आजाद हुआ था तो एक ही बार इलेक्शन हुए थे ना सारे, उसके बाद तो धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, हर स्टेट्स के अलग अलग चेंज होते चले गए। तो अगर आप आज कराते भी हैं तो ये इसकी क्या गारंटी है कि ये जो है हमेशा जो है लगातार ये ऐसा रहेगा? कुछ खर्च की वजह से या कुछ उसकी वजह से वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लगता है और इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत बड़ा फायदा या बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। स्प्लिट वोटिंग होता है। आपने देखा है कि उड़ीसा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि विधानसभा में जो है वो वहां पे बीजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया। आपने देखा दिल्ली के इलेक्शन में जो है आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट जो है वो कांग्रेस को मिले।
तो अब वही अगर आप तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस किया, असेंबली में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया भाजपा ने, जो जिस अनुपात में उसने परफॉर्मेंस किया लोकसभा में। तो अब जो है जनता जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो या असेंबली के इलेक्शन हो या जिला पंचायत के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो, वो उनकी प्रायोरिटी सेट है, वो अलग अलग तरीके से करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो इससे कोई लाभ और कोई हानि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलेगी। अभी महाराष्ट्र की बात चल रही है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं, लोकसभा विधानसभा की चर्चा हो रही है कि दोनों एक साथ होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर असेंबली और लोकसभा एक साथ होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। वो जनता जिस तरह से जैसे निर्णय लेती है उसी तरह से निर्णय लेगी। अगर उसको लगेगा कि लोकसभा में इनको देना चाहिए तो लोकसभा में आप देखिएगा स्प्लिट वोटिंग होगा, आप देखिएगा पैटर्न अलग अलग होंगे। लोकसभा में किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को कैंडिडेचर के आधार पे या पार्टी के आधार पे वो लोग पसंद कर रहे हैं तो उसको देंगे, विधानसभा लेवल पे वो जिसको देना चाहते हैं उसको देंगे। ऐसा होता रहा है, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं भारतीय लोकतंत्र में, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि अलग अलग चुनावों में अलग अलग तरीके से उन लोगों ने अलग अलग वोटिंग डिवाइस दिखाया है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं मानता हूं। मैं दोनों चीजों को, पहला तो ये कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस जब शुरू में स्टार्ट हुए थे तो एक ही साथ इलेक्शंस हुए थे कई राज्यों के, लेकिन धीरे धीरे बदलते चले गए। तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होगा, ये प्रैक्टिसेबल नहीं होगा। मेरा व्यक्तिगत